Hello to everyone. I am your programming teacher हमादुर रहमान. आज हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करेंगे. देखिए, दो किस्म के कोर्सेज होते हैं. एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट. फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम मोस्टली उन चीज़ों से डील करते फ्रंट से वो हमें दिखते कैसे हैं, तो वो जो उसकी कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट से कोर्स से कंट्रोल हो रही होती है. और बहुत सा काम जैसे हम लोग यूज़र से डेटा वगैरह ले रहे हैं और जो बहुत सी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल हम कोई गेम बनाते हैं तो जिसके कंट्रोल्स वगैरह होते हैं वो सारे हमने बैक एंड में कंट्रोल किए होते हैं, तो वो बैक एंड डेवलपमेंट में आता है. हम बैक एंड डेवलपमेंट का जो है पार्ट उसको भी डिस्कस करेंगे, बट मेजरली जो हमारी डिस्कशन होगी वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट पर होगी. तो आइए हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो दैट कुड बी इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट व्हाई दे शुड लर्न फ्रॉम मी. एक्चुअली मैं कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर नहीं हूँ. आई एम जस्ट अ बिगिनर. आई नो अ लिटिल बिट ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड आई कैन कोड वेरी वेल. आई कैन मेक वेबसाइट और गेम एनीथिंग. तो द थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए. मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको पता हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो मैं ये कोर्स क्यों स्टार्ट करवा रहा हूँ. एक्चुअली हमारा ये कोर्स फिज़िकल है. मेरे स्टूडेंट्स फिज़िकली जो हैं वो पढ़ रहे हैं मुझसे एंड आई एम अपलोडिंग द वीडियो एज वेल हियर, ताकि आम पब्लिक अगर वो देखना चाहे तो वो देख सकती है. तो the first question is why you need a physical teacher. आप कोर्स तो फ्रॉम यूट्यूब और एनीथिंग जो और सोर्सेस है वहाँ से भी कर सकते हैं. फिज़िकल टीचर की नीड इसलिए है कि देखिए, जब आप बिगिनर होते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो शुरू में आपको एरर्स आते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है, आपका कोड चल नहीं रहा होता, तो आप हेजिटेट हो जाते हैं. आप कहते हैं बस मैंने और नहीं पढ़ना. बट इफ़ यू हैव अ टीचर, फिज़िकल टीचर, तो वो आपको वहाँ पे मोटिवेट करेगा, आपको कहेगा कि भाई फॉर दिस प्रॉब्लम्स ये सॉल्यूशंस हैं और ये पॉसिबल हैं. तो ये कोई सॉल्यूशन ना हुआ कि आप क्या कर दें, लेफ़्ट कर दें, आप पढ़ना ही छोड़ दें. तो मोस्टली ऐसा होता है जो सेल्फ लर्नर्स होते हैं वो किसी न किसी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, कहते हैं हमने आगे नहीं पढ़ना. मोस्टली स्टार्टिंग से ही छोड़ देते हैं, बस एक दो वीडियोज़ देखी, भाई अब आगे नहीं पढ़ना, भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है. इसीलिए आपको एक फिज़िकल टीचर की नीड है. तो मेरे पास क्या कोई टीचिंग स्किल्स हैं? यस, माय फादर, माय मदर, माय ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर, मीन दादा और नाना दोनों के दोनों जो थे वो भी टीचर थे. और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई जेनेटिकली इट्स अ स्किल इन मी टू टीच. ये मेरा पैशन भी है. आई लव टू टीच. मज़ीद ये मैं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ये बताता हूँ कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका बिलीव अपने पर. अगर आप अपने पे बिलीव करें दैट यस यू कैन लर्न, और उसके लिए आप प्रॉपरली वक्त भी दें, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं. मीन एवरीथिंग इज पॉसिबल. आई एम जो इम्पॉसिबल है खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल. तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये जहन में रखें कि फर्स्ट यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ कि आप कुछ भी कर सकते हैं. इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि मुझे स्टमा प्रॉब्लम है. जब मैं बोलता हूँ तो एट सम पॉइंट्स मैं रुक जाता हूँ, बोल नहीं सकता. तो इसी प्रॉब्लम की वजह से जब मैंने अपनी 9th क्लास के अंदर था तो मैंने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा टीचर से. मैं ये सोचता था अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और अगर मेरी ज़ुबान रुक गई, अगर स्टेमा प्रॉब्लम हो गया तो बच्चे तो हंसेंगे मुझ पे, तो इसलिए शायद मेरी स्टडीज़ में भी कुछ प्रॉब्लम आया हो. बट जब मैं 10th क्लास में गया, आई डिड अ कोर्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग
ऑफ 2 मंथ्स, तो उससे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्ड हुआ और मैंने कहा भाई मैं तो कुछ भी करके रहूँगा। तो जब मैं 10th क्लास में था तो टीचर्स आए, उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप में से कौन कौन जो है वो इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है। मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। टीचर ने मुझे इन फ्रंट ऑफ क्लास बुलाया स्टेज पे, तो उन्होंने कहा भाई ये रीड करो। तो मैं रीड करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट लाइन पर ही मैं रुक गया, मुझसे बोलने नहीं हुआ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या था, डिसअपॉइंटमेंट का जो था एक मोमेंट था। मगर ऐसा मोमेंट अगर जनरली हम लोगों के साथ आता है तो व्हाट दे डू, दे यार मैं तो स्पीच करता नहीं हूँ भाई, सर आप किसी और से ही करवा लें। बट आई सेड सर आई विल प्रैक्टिस एंड आई विल डू इट। मैंने प्रैक्टिस की, रोजाना कम से कम मैं 10 दफ़ा स्पीच करता था स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड आई हैव लर्न एवरी रूल कि भाई आपने इशारे कैसे करने हैं, क्या रूल्स होने चाहिए। मतलब मैंने ये समझे कि जो स्पीच है, जो टीचिंग है, उसकी मैंने इतनी हाई लेवल रिसर्च कर दी कि 30 दिन के अंदर मैंने क्या क्या सीखा आपको मैं कुछ वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और फिर मैंने अपने बोस से जो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने समझाया भी कि भाई कोई चीज़, कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर कैसे की जाती है, रिसर्च कैसे की जाती है, मैंने चीज़ें उन्हें समझाई भी। तो मैंने जब एक दफ़ा उस कंपटीशन में पार्ट ले लिया, देन आई वन द फर्स्ट प्राइज इन होल द डिस्ट्रिक्ट, इन माई होल डिस्ट्रिक्ट। दिस वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट। मेरे पास वो ट्रॉफी है, बहुत बड़ी है वो। और ये आप देखें, ये ऊपर ये कॉमर्स यूनिवर्सिटी ने मुझे 3rd पोजीशन का अवार्ड दिया था इन स्पीच कंपटीशन इन 2017। द टॉपिक वाज मदर अर्थ इज क्राइंग, और वहाँ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो आपको यानी कि ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा और आप सबको समझ भी लगेगी। सो वी विल लर्न HTML को हम जनरली यूज़ करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, उनका बेसिक ढांचा क्रिएट करने के लिए। फिर हम CSS की लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसके अंदर एनिमेशंस डालने के लिए, उसके अंदर ट्रांजिशंस डालने के लिए। फिर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं यूजर से, हमने डेटा गेट करना हो, हमने कोई वेब ब्राउज़र की गेम बनानी हो, हमने कोई एप्लीकेशन बनानी है, उनकी बैक एंड का काम जो है जावास्क्रिप्ट में होगा। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये वेब ब्राउज़र्स पे भी चलती है और इससे हम एप्लीकेशंस वगैरह, गेम्स वगैरह भी बना सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह भी बन सकती है इससे। ये एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। देन अपने कोर्स के दौरान हम लोग एक वेबसाइट भी बनाएंगे, स्नेक गेम, फ्लैपी बर्ड गेम बनाएंगे, कार गेम बनाएंगे, वर्ड स्क्रैम्बल गेम बनाएंगे, क्विज गेम बनाएंगे, और हम हर कंसेप्ट को इन डिटेल पढ़ेंगे। इतनी डिटेल में आपको ना ही किसी यूट्यूब की वीडियो पे मिलेगा और ना ही आपको कोई पढ़ाएगा इन यूनिवर्सिटी। दिस इज द थिंग दैट आई एम चैलेंजिंग यू। व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language। अब इसमें हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब है हाइपर लिंक्स। ये हाइपर लिंक्स क्या होते हैं तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम देखते हैं कि हाइपर लिंक्स होते क्या है, हम इन्हें समझेंगे। हमारे पास हाइपर लिंक्स 2 किस्म के होते हैं। हाइपर लिंक्स यूज किस लिए होते हैं? हाइपर लिंक्स यूज होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जंप करने के लिए। हमारे पास 2 किस्म के हाइपरलिंक्स होते हैं। एक हाइपरलिंक वो होते हैं जिनके थ्रू हम एक ही पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जंप कर सकते हैं, और एक हाइपरलिंक हमारे पास वो होते हैं जिनके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पोर्टल खोलता हूँ और यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाता हूँ, जो मैंने फर्स्ट टाइप बयान की कि एक ही पेज के डिफरेंट सेक्शंस में जंप करने के लिए हम हाइपरलिंक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये पेज का टॉप सेक्शन है, हम इसके बॉटम सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया हुआ है टॉप। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसी पेज के जो टॉप वाला सेक्शन है वहां मुझे ये भेज देगा, एक जंप कर देगा। देखा आपने? सो ये हाइपरलिंक्स की एक किस्म है। हाइपरलिंक्स की एक दूसरी किस्म भी है, आइए उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल VS कोड जो एडिटर हम यूज़ करेंगे अपने इस कोर्स के दौरान, उसको आप इंस्टॉल करने, वो डाउनलोड जो आपने करना है वो भी आपने इसी साइट से करना है, यहीं पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डॉक्स लिखा है, अपडेट्स लिखा है, ब्लॉग, API, एक्सटेंशंस, फैक एंड लर्न, ये क्या दी हुई हैं? ये भी हाइपरलिंक्स हैं।
अब इसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज जंप कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वहाँ पे लोडिंग हुई और एक पेज से दूसरे पेज पे जंप हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लोडिंग हुई और एक पेज से दूसरे पेज पे जंप हो गया। सो इन्हें हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक्स। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट इन अ बेटर वे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्कअप। मार्कअप मीन जो भी हम फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे हम अपनी लैंग्वेज के अंदर, उसको जो हम उसको बोल्ड करना है, उसका हमने साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, पैराग्राफ्स का, हेडिंग्स वगैरह का, तो ये जितना काम होगा इसको मार्कअप कहते हैं। तो आपको HTML की जो एब्रीविएशन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी डिटेल मैंने बता दी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं वो कवर करेंगे। इसके अलावा हम इमेज का टैग कवर करेंगे। यहाँ नीचे देखिए आप, ये इमेज का टैग है। मीन आप अगर कोई जनरल इमेज लगानी तो आप कैसे लगाएंगे, उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स जो उसके हैं, सोर्स उसको डिस्कस करेंगे, विड्थ के एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे, हाइट के एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और आल्ट के एट्रीब्यूट को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि HTML का पेज सेव कैसे करते हैं। बट HTML हमने ये डिस्कस कर लिया है। HTML बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और वाइट स्पेसिंग क्या होती है, एंड NBSP क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ HTML पेज सेविंग। आप HTML पेज को सेव कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने VS कोड इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी इसे गूगल से इंस्टॉल कर लीजिए। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है और ये काफ़ी अच्छा है। आई प्रेफर इट, आप भी इसे यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। Ctrl+N से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, वरना यहाँ फाइल के ऑप्शन पे जाएं आप, यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन दिया है और ये इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, तो आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब दिस वॉज द वे टू क्रिएट अ न्यू फाइल। अब इसको सेव कैसे करते हैं, आपने Ctrl+S प्रेस कीजिए, या फिर देयर इज अनदर वे, आप यहाँ जाइए फाइल पे और यहाँ जो सेव का ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपने जो भी नाम देना है अपनी साइट का आप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ हमाद और .html कर लेता हूँ। अच्छा, ये .html क्यों लिख रहा हूँ मैं, देखिए डिफरेंट फाइल्स के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई इमेज की फाइल हो उसका .png .jpg फॉर्मेट होता है, कोई वीडियो हो उसका .mp4 फॉर्मेट होता है। इन द सेम में जब हम कोई HTML पेज क्रिएट करेंगे तो उसका फॉर्मेट हमेशा .html होगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वो पेज सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा आप यहाँ नीचे आइए, यहाँ पे जो लिखा है सेव एज टाइप, तो यहाँ पे आप प्लेन टेक्स्ट देगा ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लीजिए और आपने इसे जहाँ सेव करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे गया और मैंने इसको वहाँ पे सेव कर दिया। ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब आइए हम HTML की कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं। HTML की बेसिक टर्म्स, ये देखिए, ये हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ये हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। आप जब ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ लिखते हैं उसे हम कहते हैं टैग नेम, और इस पूरे के पूरे को हम टैग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, HTML हमारे पास एक टैग है और अगर ये सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में लिखा गया है तो ये एक ओपनिंग टैग होगा, और अगर टैग नेम से पहले यानी कि ओपनिंग ब्रैकेट के फौरन बाद एक फॉरवर्ड स्लैश डली हुई है तो ये हमारे पास क्लोजिंग टैग होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब डॉक टाइप क्या होता है, ये हमने डॉक्यूमेंट की टाइप बयान की है कि वो हमारे पास HTML का 5 वर्जन है। अब ये क्या होता है इसकी डिटेल में आपको इन द नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा। फर्स्ट लेट्स डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर। HTML में सबसे पहले सबसे ऊपर आप लिखते हैं डॉक टाइप HTML, उसके बाद आप HTML का टैग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज डिफाइन की हुई है, जो मेरे पेज के अंदर जो मैं पैराग्राफ्स और हेडिंग वगैरह यूज़ करूँगा, जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी। ये ENG नहीं होता, सॉरी, इट इज़ EN, सो लेट मी करेक्ट इट, ओके, सो इट इज़ EN, ओके, इसका कोड EN होता है इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज डिफाइन की EN। तो HTML टैग जब स्टार्ट हुआ उसके बाद आपका
जो HTML टैग है वो क्लोज होगा पेज के बिल्कुल नीचे जाके। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम एक HTML लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखेंगे, इसलिए हमने HTML के क्लोजिंग टैग को बहुत नीचे, मीन पेज के बिल्कुल नीचे में लिख दिया, और इसके बीच हमारी सारी HTML की लैंग्वेज आएगी। HTML टैग स्टार्ट होने के बाद हम लोग हेड टैग स्टार्ट करते हैं, और हेड टैग स्टार्ट करने के बाद उसी के अंदर हम लोग टाइटल टैग स्टार्ट और क्लोज कर देते हैं, और हमने जो भी वेबसाइट का टाइटल देना होता है वो हम इस टाइटल टैग के अंदर लिख देते हैं। और फिर हम हेड टैग को क्लोज करते हैं, फिर हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं और बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। और बॉडी टैग स्टार्ट और क्लोज के बीच ही में हमारा जो मोस्टली HTML का काम होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि हमारी बॉडी होती है पेज की मेन, और वहाँ पे हम जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह होती है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वहीं पे बनाते हैं। इसको समझने के लिए देखिए, ये मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है। आपके पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट की टाइप आई, उसके बाद HTML के अंदर आपके पास हेड है, और हेड के अंदर आपके पास टाइटल है। इन द सेम वे HTML के अंदर आपके पास एक बॉडी आएगी, मीन हेड के बाद आएगी, ठीक है। उसके अंदर फिर जो भी आपकी बॉडी का टेक्स्ट वगैरह होगा वो आप डिस्प्ले करेंगे। मैं आपको ज़रा अच्छे वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है आप इसे याद कैसे करें। आप देखिए, ये गूगल का कोई भी पेज है, फॉर एग्जांपल मैं यहीं से खोल लेता हूँ। दिस इज़ अ पेज, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये गूगल का हेड सेक्शन है। इस हेड सेक्शन के अंदर हमारे पास आता है टाइटल सेक्शन। ऐसा देखिए अब कि जो हमारे पास वेब पेज है वो HTML लैंग्वेज के थ्रू हमें अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहले तो HTML टैग स्टार्ट और क्लोज हो गया, वो बात तो आपको लग गई समझ। क्लोज होगा बिल्कुल पेज के नीचे जाके। अब उसके बाद HTML टैग के बाद आप देखें कि HTML का जो वेब पेज है उसमें सबसे पहले हमारे पास हेड सेक्शन आता है। दैट्स वाई हमने क्या किया, हेड सेक्शन को डिफाइन कर दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमने हेड सेक्शन इसलिए HTML टैग स्टार्ट करने के बाद हमने फ़ौरन से हेड का सेक्शन स्टार्ट किया। और आप ये देखें कि हेड के सेक्शन के अंदर ही टाइटल का सेक्शन आता है और उसमें हमने टाइटल लिखा हुआ है। तो लिहाजा जब हेड टैग स्टार्ट किया उसके बाद हमने टाइटल टैग स्टार्ट किया और क्लोज किया हेड टैग के अंदर ही, और टाइटल टैग क्लोज करने के बाद हमने हेड टैग को क्लोज किया। जो भी हमने अपने टाइटल देना था हमने टाइटल टैग स्टार्ट और क्लोज के बीच में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, हमने टाइटल टैग स्टार्ट और क्लोज के बीच में हमने यहाँ पे जो भी हमारा टाइटल था हमने वो दे दिया। मजीद अब आगे देखिए कि जैसे ही हेड का सेक्शन क्लोज होता है उसके बाद हमारे पास मेन जो HTML पेज की बॉडी होती है, जो बॉडी सेक्शन है वो स्टार्ट होता है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा बॉडी सेक्शन ही है। फिर हमारा बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। सारा हमारा HTML का जो मेन काम है वो बॉडी सेक्शन में हुआ हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, आपको ये जो यूज़र सिस्टम लिखा हुआ है, ये हाइपरलिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें डिफरेंट जगह पे आप पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पे इसने जंप कर दिया। तो ये सारा कुछ जो है ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हाइपरलिंक्स के थ्रू हो रहा है, HTML के थ्रू हो रहा है। जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये HTML के थ्रू दिख रहा है। जितने भी गूगल पे वेब पेजेस होते हैं ये सब के सब आपको HTML के थ्रू ही दिखा रहे होते हैं। सो नाउ लेट्स थिंक इन अनदर वे टू मेमोराइज द बेसिक स्ट्रक्चर। आपको मेमोराइज कैसे करेंगे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ह्यूमन हूँ, आप एक ह्यूमन है। सबसे पहले तो ह्यूमन का टैग स्टार्ट होना चाहिए और ह्यूमन का टैग क्लोज होना चाहिए। इन द सेम है जैसे हम एक HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे थे तो हमने HTML का टैग स्टार्ट किया और HTML का टैग क्लोज किया। पॉइंट समझ रहे हैं? तो सबसे पहले मेरा हेड आता है, तो इसलिए HTML टैग के बाद भी आप देखें सबसे पहले हेड का सेक्शन आता है। और मेरे हेड टैग के अंदर, यानी मेरे हेड के अंदर मेरा ब्रेन है, तो लिहाजा हेड के अंदर ही टाइटल टैग स्टार्ट होगा। टाइटल मीन कोई भी मकसद, कोई भी मीन आपकी वेबसाइट का जो पर्पज़ है आप वो डिफाइन करते हैं ना टाइटल के अंदर। इन द सेम वे हमारे ब्रेन के अंदर हमारा मकसद, हमारी थिंकिंग जो भी है सब कुछ वो ब्रेन के अंदर होता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन टैग के बाद सबसे पहले हेड टैग आएगा और हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग स्टार्ट और क्लोज होगा। इन द सेम वे HTML टैग स्टार्ट और क्लोज हुआ और HTML टैग के अंदर एक हेड टैग आया और उस हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आया। और जैसे यहाँ पे आप देखें हेड का सेक्शन क्लोज होता है, हमारी मेन बॉडी शुरू हो जाती है ह्यूमन की। इन द सेम वे एक पेज की मेन बॉडी शुरू होती है,
ठीक है। तो HTML पेज के अंदर भी जैसे ही हेड सेक्शन क्लोज होगा, यानी हेड टैग क्लोज होगा, तो बॉडी सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे और बॉडी सेक्शन को वहाँ क्लोज करेंगे जहाँ पे हमारी पेज की बॉडी ख़त्म हो गई, जहाँ तक हमने पेज के अंदर जो भी हमने चीज़ें डालनी है वो हमने बंद कर दिया होगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज। अब देखिए आपको इजीली मेमोराइज हो गया होगा कि सबसे पहले तो हमने डॉक्यूमेंट की टाइप बयान कर दी, ओके दैट्स ओके। उसके बाद देखिए सबसे पहले HTML टैग स्टार्ट हुआ, उसको हमने सबसे नीचे जाके क्लोज कर दिया क्योंकि हमने इसके बीच अपनी HTML की लैंग्वेज लिखनी है। फिर आप आगे देखें कि हमने हमारी बॉडी का सबसे पहला पार्ट क्या आता है, हेड। पेज का सबसे पहला सेक्शन कौन सा होता है, हेड सेक्शन। तो इसलिए हमने सबसे पहला हेड टैग लिखा और हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग स्टार्ट और क्लोज किया। अब आप देखिए हमारे हेड के अंदर हमारा ब्रेन आता है, यानी कि हमारे हेड के अंदर हमारा टाइटल आता है। समझ रहे हैं आप? इन चीज़ों को ज़रा रिलेट कीजिए तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को मेमोराइज करना। और देखिए जैसे हमारा हेड जो है, हेड सेक्शन अपनी बॉडी का जब वो क्लोज होता है उसके बाद हमारा बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है। इन द सेम वे किसी भी पेज का हेड सेक्शन होता है, हेड सेक्शन के बाद ये देखिए ये सारा का सारा बॉडी सेक्शन है। तो HTML पेज का भी हेड सेक्शन क्लोज होने के बाद बॉडी सेक्शन स्टार्ट होगा और फिर वो वहाँ क्लोज होगा जहाँ पे उसकी बॉडी एंड हो रही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये डॉक टाइप HTML लिखा है, ये क्यों लिखा है? वी हैव अ क्वेश्चन। देखिए हमने HTML टैग स्टार्ट किया, ओके दैट वाज इनफ। हमने ब्राउजर को बता दिया कि हम एक HTML टैग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मीन इसके अंदर हम HTML लैंग्वेज ही लिखेंगे। देन व्हाई द डॉक टाइप? तो डॉक टाइप जो है ये बताता है ब्राउजर को कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो HTML का 5 वर्जन है उसमें जो लिखने का डॉक्यूमेंट की टाइप बयान करने का जो सिंटैक्स है वो बहुत सिंपल है। देखिए डॉक टाइप, सबसे पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, देन आप इंटर करते हैं डॉक टाइप, ठीक है। बाकी डॉक टाइप कैपिटल केस में होता है, यहाँ पे मैंने ज़रा वैसे लिख दिया है लोअर केस में, ओके। उसके बाद आप एक गैप देते हैं और आप HTML लिखते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में से लिख देते हैं। मगर अगर मैं आपको कहूँ कि बेशक अच्छा उससे पहले मैं आपको हमने डेफिनेशन बताई थी कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ लिखा जाए तो उसे टैग कहते हैं। हम लोग पूरी की पूरी जो आइडेंटिटी है उसे हम टैग कहेंगे। लेकिन आप देखिए डॉक टाइप जो है वो बेशक ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है, मगर ये एक टैग नहीं है, ये एक HTML का एलिमेंट नहीं है। इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन जो वेब ब्राउजर को बताती है कि हम HTML का 5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 4 वर्जन में हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, डॉक्यूमेंट की टाइप बताने के लिए ब्राउजर को हम ऐसा सिंटैक्स लिखते थे। देखिए ये पूरी की पूरी 3 लाइनें लिखी हुई हैं इस पर, और ये कितना डिफिकल्ट था, मगर HTML 5 में बहुत ही ये ईजी हो गया है। अच्छा, तो अगर आप डॉक टाइप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? तो जो हमारा ब्राउज़र होगा, मीन जो भी गूगल है कुछ भी है, तो वो क्विक्स मोड में चला जाएगा। 3 किस्म के मोड होते हैं। एक मोड होता है क्विक्स मोड, एक होता है ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड मोड और एक होता है स्टैंडर्ड मोड। जो आपका वेब ब्राउज़र है वो क्विक्स मोड में चला जाएगा और एट रिजल्ट क्या होगा कि जो आपके HTML5 में बहुत सी चीज़ें जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई होंगी, आप जब उनको अप्लाई करोगे तो सही तरीके से अप्लाई नहीं होंगी, जो ब्राउज़र है उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा। सो दैट्स वाई आप जब डॉक टाइप HTML आप डिफाइन कर देते हैं ऊपर, और जब आप डॉक्यूमेंट की टाइप जो है वो डिफाइन कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जब ब्राउज़र आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा वो स्टैंडर्ड मोड में होगा और आपकी चीज़ों को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो लिहाजा जब भी आप HTML पेज बनाए तो ऑन द टॉप आप डॉक टाइप लाजमी लिखिए। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमने ये लैंग्वेज क्यों डिफाइन की? HTML टैग के अंदर लैंग्वेज इज इक्वल टू हमने सिर्फ EN क्यों लिखा, हमने इंग्लिश पूरा क्यों नहीं लिखा, ENG क्यों नहीं लिखा, वाई, व्हाट्स द रीज़न? अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर क्या बनता है, लेट्स चेक इट। देखिए HTML के अंदर हमने जो लैंग लिखा है, सब में ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक इट। देखिए आप ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो आप लिखते हैं वो होता है टैग, और टैग के बाद आप एक स्पेस देके आप कुछ लिखें तो वो एट्रीब्यूट होता है, वो प्रॉपर्टी होती है, वो पैरामीटर होता है। आप इस टैग के अंदर, हमने HTML टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी बयान की, LANG लैंग मीन लैंग्वेज। उसके बाद हमने इक्वल का साइन डाला, हम कहते हैं साइन ऑफ असाइनमेंट। उसके बाद हमने डबल कोट्स डाले, उसके अंदर हमने लिखा EN का मतलब है इंग्लिश। ये एक इसका ISO कोड है। हर लैंग्वेज के लिए एक ISO कोड ऑलरेडी डिफाइन किया गया है।
फॉर एग्जांपल उर्दू के लिए UR है, फ्रेंच के लिए FR है, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट कोड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर गूगल पे जाके दिखा देता हूँ कि ISO कोड्स क्या है। लेट्स चेक इट। ISO codes for languages or for values of lang attribute in HTML है। Let's check it। HTML ISO code reference W3 School। W3 School एक अच्छी वेबसाइट है, आप इसे विजिट कर सकते हैं। इस पर स्टैंडर्ड होती हैं चीज़ें। देखिए ISO कोड है, फॉर एग्जांपल ये एक लैंग्वेज है अबखाज़ियन, इसके लिए AB यूजर्स, इसी तरीके से बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, उनके लिए डिफरेंट कोड जो डिफाइन किए गए हैं, हम वही कोड यूज़ करेंगे। कोई अपने से हमने कोड नहीं यूज़ करना, वरना वो वर्क नहीं करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कोड्स हैं। और लेट्स चेक व्हाट वाज द कोड ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द E सेक्शन। या ये आप देख सकते हैं इंग्लिश के लिए EN था। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट वाज करेक्ट। तो यहाँ से आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोड देख सकते हैं। अब क्योंकि HTML एक मेन टैग है, तो वो बता रहा है कि जो भी इस टैग के अंदर लिखा जाएगा वो HTML लैंग्वेज का हिस्सा होगा। तो अगर आप HTML टैग के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी HTML के पेज पे अप्लाई हो जाएगी। आपने जब lang इज इक्वल टू EN कर दिया तो पूरे के पूरे पेज की जो लैंग्वेज है वो सेट हो गई है इंग्लिश। अब लेट कीजिए कि कोई सेक्शन ऐसा है वहाँ पे आप कोई और लैंग्वेज लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पैराग्राफ लिखा, आप चाहते हैं मैं ये पैराग्राफ उर्दू में लिखूँ, और आप उसकी लैंग्वेज जो डिफाइन करेंगे तो जो भी उस पैराग्राफ का कंटेनर होगा, फॉर एग्जाम्पल हम पैराग्राफ को P टैग स्टार्ट और क्लोज के बीच में लिखते हैं, ठीक है, P फॉर पैराग्राफ। तो आप उस P टैग स्टार्टिंग टैग में जाएंगे इन द सेम में जैसे हम यहाँ पे HTML के अंदर गए हैं, और आप क्या करेंगे वहाँ पे lang इज इक्वल टू UR लिख देंगे। तो आपकी लैंग्वेज उर्दू सेट हो जाएगी। अगर आपने फ्रेंच लिखनी है तो FR लिख दें। तो वट आपने जो उस पैराग्राफ में लिखा है वो आप सेट कर देंगे। क्या होगा अगर आप लैंग्वेज का एट्रीब्यूट लिखे ही ना, या फिर लैंग्वेज के एट्रीब्यूट लिखें मगर आप क्या करें, आप इसके अंदर कोई वैल्यू ना लिखें, आप उसको खाली छोड़ दें, एम्प्टी छोड़ दें, तो जो ब्राउज़र होगा वो आपकी लैंग्वेज को अननोन डिक्लेयर करेगा। उसको यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो अननोन ही होगी। तो लिहाजा आपको लैंग्वेज डिफाइन करनी चाहिए। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ टैग्स को पढ़ते हैं आज। लेट्स स्टडी इमेज टैग। उससे पहले बल्कि ऐसा करते हैं कि जो भी मैंने अभी किया है उसे हम यहाँ पे HTML के स्ट्रक्चर को एक दफ़ा फिर से लिख के चेक कर लेते हैं। देखिए डॉक टाइप मीन डॉक्यूमेंट टाइप, ओके। तो यहाँ पे हमने डॉक टाइप, हमने HTML डिफाइन कर दी। अब मैं नीचे गया तो मैंने यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट किया और वो क्लोज किया, और क्लोजिंग टैग को मैं नीचे ले गया ताकि इसके बीच में जो भी HTML का पेज है उन्हें बना सकूँ। हमें मालूम है कि HTML टैग के फ़ौरन बाद हेड टैग स्टार्ट होगा, और हेड टैग स्टार्ट होगा बट उसके क्लोज होने से पहले टाइटल टैग स्टार्ट होगा और टाइटल टैग क्लोज होगा। मैंने आपको लॉजिक्स बताई थी कि आप इन्हें याद कैसे करते हैं। और लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं बट आपको मैं बताऊंगा अभी। लेट मी चेक समथिंग। हेड टैग क्लोज होने के बाद आप बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे और बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। अब देखिए, अभी मैंने कोई टाइटल डिफाइन नहीं किया। आप इसको गूगल पे अपने इस पेज को कैसे शो करेंगे? एक वे ये है कि आप यहाँ पे जाइए और आप कीजिए कॉपी पाथ एंड गो इन द गूगल एंड ओपन अ न्यू टैब एंड पेस्ट द कंट्रोल V से आप, या फिर यूं राइट क्लिक करके आप यहाँ पेस्ट के ऑप्शन से आप पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने जब पेस्ट किया तो आपका पेज आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा है hamad.html। तो मैंने कोई टाइटल तो दिया नहीं था, hamad.html इसलिए लिखा आया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइटल वो सेट हो जाता है जो आपने फाइल का नाम दिया हो।
मेरी फाइल का नाम हमारा .html था तो वो सेट हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई टाइटल दूंगा तो वो टाइटल सेट हो जाएगा। लेट्स हम देते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, तो आप देखेंगे कि टाइटल अब फर्स्ट लेक्चर आ चुका है। हमारा जो मेन काम होगा वो बॉडी सेक्शन स्टार्ट और क्लोज के बीच में होगा। आइए हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसे हम कहते हैं वाइट स्पेसिंग, या फिर हम उसे कहते हैं स्पेसिंग। यानी स्पेसिंग, स्पेस देना। जब हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं और ये जो एक वाइट स्पेस यानी कि एम्प्टी स्पेस जो आ जाती है इसे हम कहते हैं वाइट स्पेसिंग। इसका क्या कंसेप्ट है, इसको अगर आप HTML पेज के अंदर लिखेंगे तो ब्राउज़र इसे कैसे डील करेगा, आइए इसे सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा है A और लिखा है B, मैंने इनके बीच में कोई स्पेस नहीं दी। आप चेक कीजिए, जो भी हम बॉडी सेक्शन स्टार्ट और क्लोज के बीच में लिखेंगे वो हमारे मेन बॉडी सेक्शन में वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। आप जब भी कुछ लिखें, जब भी कोई चीज़ें चेंज करें तो आप Ctrl+S से सेव कर लीजिए या फिर फाइल से सेव कर लीजिए। उसके बाद आप जाके ब्राउज़र को रिफ़्रेश कीजिए ताकि वहाँ पे जो आपकी चेंजेस हैं वो दिख सकें। मैंने F5 किया रिफ़्रेश करने के लिए, आप यहाँ पर क्लिक करके भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो आपको AB वहाँ यहाँ बॉडी पे दिख रहा होगा। मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसके बीच एक स्पेस देता हूं यहाँ पे तो आप देखेंगे कि ब्राउज़र भी उनके बीच एक स्पेस दे देगा और मुझे यहाँ भी स्पेस दिख रही है। अब लेट कीजिए मैं एक ज़्यादा स्पेस देता हूँ, मैंने बहुत सी स्पेसिस दे दी और मैंने Ctrl+S करके इसको सेव किया और ब्राउज़र पे जाके मैंने ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हैं ब्राउज़र तो रिफ़्रेश हो रहा है मगर एक से ज़्यादा स्पेस ऐड नहीं हुई। व्हाट इज़ द रीज़न? ब्राउज़र HTML पेज के अंदर अगर आपने कोई भी वो चाहे टेक्स्ट लिखा हो, दो कोई भी एलिमेंट हो, उनके बीच सिर्फ एक स्पेस को कंसिडर करता है और मोर देन वन स्पेस को वो इग्नोर कर देता है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि अगर हम एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहें तो हम क्या करें? कोई मेथड होना चाहिए। यस, देयर इज अ मेथड एंड दैट इज नॉन ब्रेकेबल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस दी और जो दूसरी स्पेस है मैं आपको दे के दिखाता हूँ किससे, एंड NBSP सेमीकॉलन। एंड के साइन से शुरू कीजिए, N% के साइन से, और सेमीकॉलन पे ख़त्म कीजिए। बीच में लिखा है NBSP विच मीन्स नॉन ब्रेकेबल स्पेस। अब मैंने जब इसे Ctrl+S से सेव किया और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो आप देखिए एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हो गई मेरे रिफ्रेश करने पे। अगर आप एक से ज़्यादा स्पेसिस चाहते हैं तो आप इसको एक से ज़्यादा दफ़ा लिख दीजिए तो एक से ज़्यादा दफ़ा स्पेसिस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसे किया कॉपी, Ctrl+C एंड लेट मी पेस्ट इट फॉर सेवरल टाइम्स, Ctrl+V, 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 Ctrl+S एंड लेट्स चेक इट हियर। देखिए ये स्पेसिस ऐड हो गई है ना, अमेजिंग। लेट्स चेक इट नाउ कि अगर मैं एंड NBSP और एंड NBSP के बीच में एक एक स्पेस दूँ। अब मैंने कहा था कि एक एक स्पेस जो है वो ब्राउज़र इग्नोर नहीं करता बल्कि ब्राउज़र उसे कंसिडर करता है, एक से स्पेसिस को वो इग्नोर कर देता है। तो एंड NBSP भी एक एलिमेंट है, बेशक वो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है मगर आप अगर इसके बीच में भी एक एक स्पेस देंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ब्राउज़र पे मेरे रिफ्रेश करते हुए एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड हो गई। अगर आप इन्हें रिमूव करें तो आप देखेंगे कि ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हुए क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड हुई थी वो वापस से रिमूव हो जाएंगी, विच शोज़ कि कोई भी चाहे वो टेक्स्ट लिखा हो या कुछ भी हमने लिखा यहाँ पे तो किसी भी दो चीज़ों के बीच में जब हम एक स्पेस छोड़ेंगे तो ब्राउज़र उसे कंसिडर करेगा। अब ये एंड NBSP होता क्या है? क्या ये कोई टैग है? क्या ये कोई चीज़ है? नहीं, ये कोई टैग नहीं है, ये एक एंटिटी है। अब एंटिटी क्या होता है? लेट्स डिस्कस इट। देखिए कोई भी चीज जब वो एंड के साइन से शुरू हो और सेमीकॉलन पर खत्म हो, एंड के साइन पे शुरू हो और सेमीकॉलन पे खत्म हो, आई थिंक आई हैवंट रिटन हियर, ओके नो प्रॉब्लम।
हम उसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी चीज़ जब वो एंड के साइन पे शुरू हो और सेमी कॉलन पे ख़त्म हो, उसके बीच में कुछ भी जो लिखा जाता है उसे हम कहते हैं एंटिटी। क्या कहते हैं हम उसे? एंटिटी। अब एंटिटी किस किस कौन कौन से पर्पजेस के लिए यूज़ होती है? एक तो वो वाइट स्पेस यानी कि इनविजिबल कैरेक्टर, जो वाइट स्पेस होती है इसको भी एक कैरेक्टर माना जाता है। तो एक तो हम इनविजिबल कैरेक्टर या फिर स्पेस ऐड करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, और दूसरा हम कीवर्ड्स को रिजर्व करने के लिए। देखिए रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी है, वो कहती है कि आपकी सीट रिजर्व है। इट्स मीन कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपकी सीट रिजर्व है, वो किसी और को अलॉट नहीं की जाएगी, किसी और को नहीं दी जाएगी। इन द सेम वे हम एंड और जो सेमी कॉलन है इसके बीच में हम उनकी जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनको लिखा जाता है, जो ऑलरेडी HTML के अंदर है या फिर इन फ्यूचर HTML के अंदर डेवलपर्स चाहते हैं कि उन्हें ऐड करें, तो उनको हम कहते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स। आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज लेट्स डिस्कस समथिंग इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? इट्स योर फर्स्ट लेक्चर, बट फिर भी हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करते हैं, और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ मैं क्या है। दैट कुड बी इमेज। आपको इमेज लगाना पसंद है, एवरीवन लव्स इमेज। तो हम देखते हैं कि बैकग्राउंड पे हम इमेज कैसे लगाते हैं। आप लिखेंगे बैकग्राउंड, इक्वल का साइन डालेंगे, डबल कोट्स। बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है, एक वैल्यू है। हमने इक्वल का साइन डाला और डबल कोट्स के अंदर हम उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे वो लोकेशन होगी जहाँ पे इमेज स्टोर्ड है। अब हमारी ये जो फाइल है, HTML का ये जो डॉक्यूमेंट है, ये हमारा डेस्कटॉप पे है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि दो किस्म की इमेजेस होती हैं। एक हम जो किसी ब्राउज़र से ले लें, और एक क्या है कि अगर हम अपनी ही लोकल कंप्यूटर पे हमने कहीं इमेज सेव की हुई है तो वहाँ से हम उसको उठा लें। अब अगर लोकल कंप्यूटर पे सेव है तो उसका पाथ और जो आपकी फाइल है HTML की पाथ, दोनों का पाथ सेम होना चाहिए, तभी जाके वो एग्जीक्यूट होगी, वरना वो इमेज आपको नहीं दिखेगी। HTML के इमेज के टैग ज़रा से वीक होते हैं। लेट्स चेक इट। हमारे पास एक यहाँ पे कार है जिसका फॉर्मेट है PNG, कार नेम की एक इमेज है, तो इसको हम लगाते हैं। जब दोनों की लोकेशन सेम है तो वी जस्ट नीड टू राइट द नेम ऑफ द इमेज एंड द फॉर्मेट इन विच इट इज स्टोर्ड। तो car.png हमने लिख दिया, और अब आप देखेंगे कि एक इमेज हमारे वेब पेज पे आ गई होगी। वाओ, इतनी बड़ी है ना, मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा जूम किया हुआ है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये एक इमेज की जगह बहुत ज़्यादा इमेजेस आ गई। अब इसकी रीज़न क्या है? हमने तो सिर्फ एक इमेज लगाई थी, तो असल में हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई है। बैकग्राउंड इमेज का मतलब है कि पूरी की पूरी जो बैकग्राउंड है इन पूरी की पूरी बॉडी को कवर करेगी। अब इस इमेज की विड्थ और लेंथ छोटी थी, इसलिए ये बार बार रिपीट हो चुकी है। अगर इसका साइज बड़ा होता तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा आती, यहाँ पर रिपीट ना होती। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग मोर। लेट कीजिए कि जो हमारी फाइल थी वो डेस्कटॉप पर नहीं है, वो किसी फोल्डर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फोल्डर है, एक फोल्डर हम यहाँ पे नया क्रिएट कर लेते हैं। आपको पता भी चल जाए फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे न्यू पे जाइए और एक नया फोल्डर क्रिएट कर दीजिए, और उसका नाम हम रख लेते हैं उसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं चेक। ओके, अब आप ऐसा कीजिए कि आप विजुअल स्टूडियो कोड पे जाइए और आप कंट्रोल N करके एक न्यू फाइल खोलिए, कंट्रोल S करके आप उसे सेव कीजिए। कहाँ सेव करना है उसे आप सेव कीजिए इस चेक नाम के डेस्कटॉप के अंदर, जो आपने एक चेक नाम का फोल्डर क्रिएट किया वहाँ पे सेव कीजिए। नाम कुछ भी रख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम रखता हूँ google.html। ओके, प्लेन टेक्स्ट
नहीं, हम प्लेन टेक्स्ट नहीं लिख रहे, हम कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें ऑल फाइल्स यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। ओके, और आप यहाँ पे सेव किया तो आपका ऑप्शन सेव हो गया। अच्छा, एक शॉर्ट कट बता रहा हूँ आपको मैं HTML स्ट्रक्चर लिखने की। आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालिए और आप टैब प्रेस कीजिए, टैब, तो आपके पास जो भी पूरा का पूरा कोड है वो लिखा हुआ आ जाएगा, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो अब हम क्या डिस्कस करना चाह रहे थे? हम ये डिस्कस करना चाह रहे थे कि हमने एक फोल्डर क्रिएट किया चेक नाम का, और अब उस फोल्डर पे हम क्या करते हैं, एक इमेज को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। लेट्स पेस्ट एन इमेज। फर्स्ट लेट्स कॉपी इट। वी डिड द कॉपी। आप इस इमेज को पेस्ट कर दीजिए इस चेक नाम के फोल्डर के अंदर। ये किया हमने इसे पेस्ट। अब देखिए, लेट मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि ये वो इमेज है जो इस फोल्डर के अंदर है, ना कि बाहर वाली। और रीनेम कर देते हैं, इसको नाम में दे देता हूँ ए। ठीक है, तो अब देखिए दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर है। वो डेस्कटॉप पर तो नहीं है लेकिन एक ही फोल्डर के अंदर है, तो लिहाजा आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जाइए, बैकग्राउंड इमेज आप लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड, और आप यहाँ पे लिख दीजिए उस फाइल, दोनों एक ही फाइल में, तो आपको यहाँ पे फाइल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट जो इमेज का नाम है आप वो लिखिए। और जैसे इमेज का नाम हमारा था a.png, तो हमने उस इमेज का नाम दिया, उसका फॉर्मेट लिखा, सेव किया, और हमने रिफ्रेश नो 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 हाँ, ये तो दूसरा पेज खुला हुआ था। इस पेज का हम कॉपी पास करके इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको जो इसका रिजल्ट है वो सेम दिखेगा, आपको कार्स दिखेंगी बैकग्राउंड। यहाँ पे आपने पेस्ट किया और ये देखिए आपको इमेज यहाँ भी शो हुई। मीन उनका सेम फोल्डर में, सेम लोकेशन में, सेम पाथ में होना लाजमी है। अगर वो ऐसे पाथ में होंगी तो आप सिंपली इमेज का नाम लिख देंगे और जो उसका फॉर्मेट है वो लिख देंगे। बट लेट कीजिए हमारे पास इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, वी हैव वन अनदर फोल्डर इनसाइड दिस फोल्डर, और उसका हम कोई भी नाम देते हैं, जैसे हम उसका नाम दे देते हैं फैक्ट। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर एक इमेज है। अब हम इस इमेज को कॉपी करते हैं और इसको हम वहाँ पेस्ट करके इसका नाम चेंज करके हम देखते हैं कि अगर हमारी फाइल जो है वो यहाँ है और उसके जिस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है उसके अंदर एक और फोल्डर है और इमेज अगर वहाँ पे पड़ी है तो उस इमेज को हम कैसे एक्सेस करेंगे। मैंने यहाँ पेस्ट किया। लेट्स चेंज द नेम ऑफ इट। इसका नेम रखते हैं हम बी नाम रख देते हैं, दैट विल बी बेटर। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं b.png करता हूँ तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज जिस फोल्डर पे आपकी ये फाइल थी HTML की, उस फोल्डर पे आपकी इमेज नहीं है, वो उससे एक नेक्स्ट फोल्डर पे है। तो जब वो उससे एक नेक्स्ट फोल्डर पे है तो आपको पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ अ शॉर्टकट। आप क्या कीजिए, जो उसका नेक्स्ट फोल्डर है उस नेक्स्ट फोल्डर का जो नेम है वो देखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फोल्डर है उसका नाम हमने क्या रखा है, फैक्ट। जिस फोल्डर के अंदर हमारी HTML फाइल है, जो उसके अंदर एक फोल्डर बना है उसका नाम हमने रखा फैट, और उस फोल्डर के अंदर हमने इमेज रखी जिसका नाम हमने बी रख दिया। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर उस फोल्डर का नाम लिखना है, जैसे फैट हो गया, देन /, उसके बाद हमने उस इमेज का नाम लिखा b.png, दैट्स इट। अब आप देखिए आपकी इमेज आ गई होगी, F5 किया तो देखिए इमेज डिस्प्ले हो गई। तो आपने देखा कि अगर इमेज जो है वो एक नेक्स्ट फोल्डर पे है आपका, उस फोल्डर से जिस फोल्डर पे आपकी फाइल है, तो आप इस तरीके से उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेक और मैं इसे करता हूँ कंट्रोलर्स, तो हम देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है हमारे पास। नो, द रिजल्ट इज नॉट द सेम।
तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, आप इसी तरीके से कीजिए। अब मजीद आप ये देखिए कि अगर हम एक और सिचुएशन लेते हैं, और वो सिचुएशन कैसी सिचुएशन है कि अगर इस फैट फोल्डर के अंदर हमारे पास एक क्या है, एक HTML की फाइल है। इसी HTML की फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं नई बनाने के बजाय, और हम उसको फैट फोल्डर के अंदर पेस्ट करते हैं, उसका नाम चेंज करते हैं, उसे हम फिर विजुअल स्टूडियो कोड पे और ब्राउज़र पे हम आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ रीनेम करके FB नाम रख देता हूँ, फेसबुक समझिए, ठीक है, कुछ भी समझिए। ओके, तो अब मैंने इसका नाम FB रख दिया और मैं इसको खोल लेता हूँ। ये एक दूसरी फाइल है, मैंने उस फाइल को बेशक कॉपी किया मगर इसका मैंने नाम चेंज किया, इसका ये दूसरी जगह पे रखी हुई है। तो ये फाइल पुरानी फाइल से डिफरेंट है, इसका पाथ ही डिफरेंट है, तो उसको मुझे अलग से विजुअल स्टूडियो कोड पे और गूगल पे खोलना पड़ेगा। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पे इसको खोला। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये फाइल सेव है फैट फोल्डर पे, उससे पीछे एक फोल्डर पे आए, जिस फोल्डर के अंदर फैट फोल्डर था वहाँ पे एक इमेज है जिसका नाम है A। अगर मैं उस इमेज को उसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? तो एक स्टेप बैकवर्ड जाने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो ये होता है कि आपने जो भी फोल्डर का नेम लिखा, आपने जो भी इमेज का नेम लिखा आप वो लिखिए, उससे पहले आप एक फॉरवर्ड स्लैश डालिए और 2 डॉट्स डाल दीजिए। इससे क्या होगा, वो एक स्टेप बैकवर्ड चला जाएगा और वहाँ से इमेज को ले आएगा। मगर आप देखिए यहाँ पे एक स्टेप बैकवर्ड, इमेज का नाम A था तो हम A ही नाम देंगे, और ये A जो इमेज का नाम था उस पर क्या होगी, हमें अब इमेज मिल जाएगी। एक स्टेप बैकवर्ड जाने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल कि आप HTML फाइल को कैसे यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं वो डिफाइन करता हूँ, लेट कीजिए आप यहाँ देखिए मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सी इमेजेस हैं। एक इमेज है car.png। अब अगर मैं उस car.png इमेज को यहाँ से एक्सेस करना चाहूँगा, कहाँ से, मतलब जो मेरा HTML की फाइल है वो एक फोल्डर के अंदर है और मैं जिस इमेज को एक्सेस करना चाहता हूँ वो डेस्कटॉप पर है, तो क्या वो एक्सेस होगी? नहीं, वो एक्सेस नहीं होगी और आपको कोई भी रिजल्ट शो नहीं होगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उनका सेम लोकेशन में होना लाजमी है, या तो फिर वो उससे नेक्स्ट फोल्डर में हो या फिर उससे वो एक फोल्डर बैक हो। इस तरह से भी हम इमेज को डिस्प्ले कर पाएंगे। सो दिस वॉज द वे टू डिस्प्ले द बैकग्राउंड इमेज। नाउ लेट्स मूव एंड चेक दैट how to display an image with image tag img. This is a tag, और ये टैग है, ये अनपेड टैग है या फिर हम सिंगल टैग कहते हैं। टैग्स की 2 किस्में होती हैं, एक होते हैं पेड टैग जिनका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, एक पेयर होता है, और एक टैग होता है सिंगल टैग जो ना ओपन होते हैं ना क्लोज होते हैं। उनके लिखने का सिंटैक्स ये है कि आप टैग नेम के बाद फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं। अब इस इमेज टैग के अंदर हम बहुत से एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट HTML ने दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल HTML ने एक दिया है src, जिसको हम कहते हैं सोर्स, और इक्वल का साइन डाला, डबल कोट्स, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे उस इन द सेम में जैसे हमने बैकग्राउंड इमेज में लोकेशंस डाली थी इमेजेस की, इन द सेम वे आप यहाँ भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जहाँ पे है वहाँ पे एक इमेज है, उसका नाम है b.png। देखिए हम इस फाइल के अंदर है, हमारी जो फाइल हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर है और इस फैट फोल्डर के अंदर है, और यहाँ पे एक फाइल है b की। देखिए हमारा ये fb.html फाइल है, तो वहाँ पे एक b.png की एक इमेज है, तो उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये इमेज डिस्प्ले हो गई। हमने img टैग से इसको डिस्प्ले किया तो ये बैकग्राउंड पे नहीं आई, ये जैसे कि इमेज आई है, ठीक है। इसका आप साइज़ वगैरह भी सेट कर सकते हैं, इसलिए आप देखिए ये रिपीट भी नहीं हुई क्योंकि इसको पूरी विथ कवर नहीं करनी, जितनी विथ इसकी है उतनी ही ये कवर करेगी।
इसके अलावा आप इसके अंदर बहुत से एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक है विथ, और विथ के अंदर आप जो भी आप इसकी विथ देना चाहेंगे आप वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये 300 की विथ पे आए। अभी 300 क्या है, ये पिक्सेल्स में मेजर होता है। HTML के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं वो पिक्सेल्स के अंदर मेजर हो रहा होता है। पिक्सल एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है सेंटीमीटर मीटर की तरह। ये डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे, फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन वगैरह पे, बट आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको इससे आप यूज टू हो जाएंगे। अब मैंने इसकी जब विथ को डिक्लेयर किया, मैंने इसकी हाइट डिक्लेयर नहीं की, तो HTML में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने उसकी विथ डिक्लेयर की तो जो इमेज की एस्पेक्ट रेशो थी जिस विथ और हाइट में ये थी, तो वो उसकी हाइट खुद ब खुद क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। मैंने F5 प्रेस किया तो आप देखें इसकी विथ मैंने 300 पिक्सल की तो उसकी हाइट भी छोटी हो गई। अब ये एस्पेक्ट रेशो क्या होता है इमेज की, आप देखिए यहाँ पे आप किसी भी इमेज पे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और आप चेक कर सकते हैं इसकी एस्पेक्ट रेशो क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल वेयर इट इज रिटन, लेट्स चेक इट इन डिटेल्स। आप डिटेल्स पे जाइए, यहाँ डायमेंशन में लिखा है 360 इंटू 720, मीन 360 इसकी विथ है और 720 इसकी हाइट है। सो दिस इज द एस्पेक्ट रेशो। तो उसी एस्पेक्ट रेशो के मुताबिक आपकी हाइट यहाँ पर सेट हो गई है जब आपने विथ डिक्लेयर की। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ हाइट डिक्लेयर करेंगे तो विथ खुद ब खुद सेट हो जाएगी, और अगर आप दोनों चीज़ें डिस्कस खुद ही सेट करेंगे तो वो जैसे आपने सेट की वैसे ही सेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर हाइट देता हूँ 100, अब आप देखेंगे कि मैंने हाइट बहुत कम दे दी, जो मेरी रेशो थी उनकी एस्पेक्ट रेशो मैंने उसे मेंटेन नहीं किया, जिसकी से जो मेरी इमेज है वो काफ़ी बुरी लग रही है। इसलिए या तो मैं एस्पेक्ट रेशो कैलकुलेट करके खुद ही लिख दूँ यहाँ पे, या फिर मुझे ये चाहिए कि मैं एक एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल दूँ दूसरी खुद ब खुद सेट हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से जो बेटर होगा वो कुछ अराउंड 650 के अराउंड जो होगी वो ठीक बन रही होगी। चेक कर लेते हैं इसे। अब देखिए इमेज काफ़ी ठीक लग रही है। तो एस्पेक्ट रेशो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट यहाँ हम यूज़ करते हैं, उस एट्रीब्यूट को कहते हैं ALT। इसका मतलब है अल्टरनेटिव। अगर आपकी इमेज आपके पाथ पे ना दिखे तो उसकी जगह आप कोई टेक्स्ट शो करना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ALT मीन अल्टरनेटिव। मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे इमेज इज नॉट अवेलेबल। तो अगर इमेज अवेलेबल नहीं होगी तो ये लिखा आएगा, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे मैंने Ctrl+S किया, आप यहाँ देख रहे हैं कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपके इमेज का पाथ गलत होता है या किसी भी वजह से आपकी इमेज नहीं मिलती, आपने फॉर एग्जांपल उसका फॉर्मेट ही गलत लिख दिया, तो वो जब उसका फॉर्मेट है ही नहीं, आपने गलत लिखा, तो वो इमेज शो नहीं होगी, नहीं आपके पास आएगी, तो इमेज आपके साथ लिंक नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपने ALT अल्टरनेटिव में लिखा वो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो गया। सो ये था इमेज। बाकी जिस तरह से हमने बैकग्राउंड के लिए डिस्कस किया कि अगर वो आगे वाले फोल्डर पे है, अगर वो एक फोल्डर पीछे है फाइल या फिर वो डेस्कटॉप पे है, सेम लोकेशन पे है, तो उसको हम किस तरह से इमेज को हम एक्सेस करेंगे, वो सेम रूल्स यूज़ होंगे। We will discuss a lot of things in the next lecture. But let me discuss the last thing. The last thing is that कि इमेज जो है वो हम ऐड नहीं कर रहे होते, इमेज हमारे वेब पेजेस के साथ लिंक होती हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि वो इमेजेस कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं जो हमने डायरेक्ट गूगल से उठानी है, उन्हें अपने लोकल कंप्यूटर पे सेव नहीं किया हुआ, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर।